अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ा। जब मुझे सेनेटर आज़म सवाती साहब की दूसरी गिरफ्तारी का पता चला, जिन्हें पाकिस्तान में संडे मॉर्निंग में इतवार के दिन सुबह सुबह एफआईए ने गिरफ्तार किया, तो मैंने पहला काम ये किया कि मैं एक आउटलेट मॉल में गया। आप में से जो लोग आउटलेट मॉल की टर्म से वाकिफ़ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े किस्म के शॉपिंग एरियाज होते हैं, जहाँ पे जो फैक्ट्रीज अपनी चीज़ों को डायरेक्टली बेचती हैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ, जिसको फैक्ट्री आउटलेट मॉल कहते हैं। और बहुत बड़े मॉल होते हैं, जिन्होंने अमेरिका नहीं देखा वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने बड़े मॉल होते हैं। बहरहाल वहाँ पर ब्लैक जो फ्राइडे यहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे 50 to 70% डिस्काउंट था। और मैंने वहाँ जाके सर्दियों के कपड़े खरीदे, जिसमें मैंने जो जैकेट पहनी हुई ये खरीदी, लॉन्ग ब्लैक कोट खरीदा, शर्ट्स खरीदी, 4 स्वेटर खरीदा। बिकॉज मैंने अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान की जिस किस्म के हालात हैं, मुझे लग रहा है कि सर्दियाँ जो है यहीं पे गुजारनी पड़ेंगी। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने खासे लोगों से बात की। सेनेटर आज़म सवाती साहब की गिरफ्तारी का जब मुझे पता चला, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि सेनेटर आज़म सवाती साहब की गिरफ्तारी की एक से ज़्यादा जो है वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी वजह उसकी ये है, गो कि एफआईआर, अगर आप उसमें डॉन की स्टोरी देखें, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। वहां पे अगर आप एफआईआर की सारी डिटेल्स देखेंगे, और ये अच्छी लिखी हुई स्टोरी है डॉन की, तो वहाँ सारा का सारा केस जो है वो साइबर लॉ का बनाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का सेक्शन 20 का जिक्र किया गया है। म्यूटनी और सिडिशन की बातें की गई हैं, इस तरह की चीज़ें की गई हैं वगैरह। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह उनकी वो बहुत जज्बाती गुस्से की तकरीर है, जो पिंडी में जो हकीकी आज़ादी मार्च का जो बहुत बड़ा वेन्यू था, जो जलसा हुआ 26 तारीख को, बहुत बड़ा जलसा था। वहां पे जो सेनेटर आजम सवाती साहब ने तकरीर की, उसमें उन्होंने बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने गाली गलौज भी कर दी और बहुत नाजेबा उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, और नाम ले लेके की। अब उसकी एक्सप्लेनेशन जाहिर है कि वो एक इस वक्त एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, और जो कुछ उनके साथ हुआ, जिस तरह से उन्हें उठा के घर से बच्चों के सामने, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने मारा पीटा गया, उनको भरना करके उनकी तस्वीरें बनाई गई, उनको टॉर्चर किया गया, कितने दिनों तक उनको फंसा के रखा गया। और उसके बाद जिस तरह से उनकी एक प्राइवेट वीडियो जो है, जो कोयटा रजिस्ट्री के, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के गेस्ट हाउस में बनाई गई है, वो उनकी बेटी को, उनकी उनकी अहलिया को भेजी गई, और किस तरह से उनके खानदान को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उसके बाद उनकी जो एक अनस्टेबल और डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड है, जिसको वो बार बार एग्जिबिट कर रहे हैं, वो बहरहाल जाहिर है उसी स्टेट ऑफ माइंड में उन्होंने वो किया। और लेकिन मैंने उसके ऊपर खासी इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस अफसरान से, एफआईए के लोगों से, और मुझे एक बिगर पिक्चर समझ आई, वो मैं भी आपके सामने रख भी देता हूँ। कि सेनेटर आजम सवाती साहब ने उस बेसिकली उस पैराडाइम को डिफाई कर दिया, जो एक फेयर पैराडाइम इस्टेब्लिश किया गया है पाकिस्तान में। इस रजीम ने, जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है अप्रैल में, इसके बाद से पाकिस्तान के अंदर खौफ की जो फजा कायम की गई, जिसमें फॉर इंस्टेंस चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, मुझे पाकिस्तान में ही था, तो मुझे एक साहब ने, जो कि इस प्रेजेंट पूरे ऑपरेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि देखा, सारे आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, सब सीधे हो जाएंगे। और तुमने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है, वो जब बाहर निकला तो वो कुछ नहीं बोलता, वो कुछ एतराज नहीं कर रहा, उसने कोई खप नहीं डाली हुई, वो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई डिफाइंस नहीं है। तो मैंने उस वक्त भी उनको कहा कि उनके अंदर पहले भी वैसे कोई खास डिफाइंस थी नहीं। और मतलब मैंने एग्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जी देखें, जिस तरह से डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो सीधे हो गए, उसके कसबल निकल गए हैं, सॉफ्टवेयर उसका अपडेट हो गया, बाकी सारों का भी हो जाएगा। लेकिन पुलिस वालों का और एफआईए वालों का कहना यह है कि जिस तरह से आजम सवाती ने, सेनेटर आजम सवाती साहब ने इस पैराडाइम ऑफ फियर को चैलेंज किया, जब उनको रिहाई मिली, और उन्होंने बांगे धोल खुल्लम खुल्ला ये बताना शुरू कर दिया कि उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कैसे जदुकूब किया गया, मारा पीटा गया, बच्चों के सामने भरा करके उनकी वीडियोस बनाई गई। और उसके बाद में उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खासी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने स्पीचेस कर दी, उन्होंने बहुत से गुस्से के ट्वीट्स किए, उन्होंने खुल के चीजें की, जनरल बाजवा का नाम बार बार लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उस पैराडाइम में फियर जो एस्टेब्लिश किया है जनरल बाजवा और उनके साथियों ने, उस पैराडाइम ऑफ फियर को सेनेटर आजम सवाती साहब ने चैलेंज कर दिया। और इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि सेनेटर आजम सवाती साहब की दोबारा गिरफ्तारी जो है वो होनी थी। उस वक्त जब मेरी बात हुई एफआईए वालों से, तो उन्होंने कहा कि सुबह से संडे के दिन में कोई तकरीबन 7-8 एफआईआर जो हैं उनके खिलाफ आ चुकी हैं, और इसका मतलब ये है
कि उनको निकलने ना दिया जाए। यानी जिस एफआईआर में उनको लेकर गए थे अदालत के सामने, 7 दिन का फिजिकल रिमांड मांगा था, वहां 2 दिन का मिला। लेकिन प्लानिंग ये लगती है कि वो एफआईआर खत्म हो तो दूसरी शुरू हो जाए, तीसरी शुरू हो जाए, चौथी शुरू हो जाए, और वो अपने आप को डिफेंड करते रहें। जिस तरह से एक स्टेज पे इमरान रियाज खान के खिलाफ 20-21 एफआईआर जो हैं वो दर्ज हुई हुई थी, 17 एफआईआर जब थी, उनको जब गिरफ्तार कर लिया था टोल प्लाजा से, और एक एफआईआर खत्म होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी। बहरहाल अब अगर डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा की बात आप माने तो वो कह रही हैं कि 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 21 एफआईआर जो हैं सेनेटर सवाती के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन मुझे शक ये है कि ये एक और गलत मूव है इस पूरी टीम की तरफ से, जो बाजवा साहब की टीम है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बैकफायर। द ओनली सेंसिबल थिंग जो आज तक बाजवा साहब की टीम ने की वो उस वक्त है जब डॉक्टर शीरी मज़ारी की जो साहिबजादी हैं, ईमान हजारी मज़ारी जो हैं, ईमान हाजर मज़ारी, उन्होंने जब जनरल बाजवा के खिलाफ बड़ी सख्त बात की थी अदालत के प्रेमिसेस के अंदर, और उनके खिलाफ जैक ब्रांच ने एक एफआईआर या केस दर्ज किया था, वहां पर एक माफी तलाफी हुई थी। वो गालिबन सबसे बेहतर और दानिशमंदाना स्टेप था, जहां उस केस को विड्रॉ कर लिया गया। उसमें चीफ जस्टिस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस अतहर मनल्ला, उनका भी रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव था। बहरहाल वो एक अच्छा मामला खुश उसूबी से तय हुआ था, जहां पे वरना अगर वो केस चलता तो उससे जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती उस केस से। और अगर आप पिछले 8 महीने में देखें कि जनरल बाजवा ने अपनी टीम को ऑथराइज किया, उनको अप्रूवल दिया, और उन्होंने बेतहाशा मारधाड़ की, और पाकिस्तान में एक रेन ऑफ टेरर को कायम कर दिया गया। अप्रैल के बाद से खास करके, पहले वो स्लो था, फिर उसमें बहुत पिच आई, फिर सोशल मीडिया पे 1000 के करीब लोग जो हैं उनको, किसी को थोड़ी देर के लिए, किसी को ज्यादा देर के लिए, किसी को नरमी से, किसी को सख्ती से गिरफ्तार किया गया, डराया धमकाया गया, मारा पीटा गया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। और जो कुछ जिस तरह से इमरान रियाज के साथ हुआ, फिर जमील फारूकी के साथ हुआ, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हुआ, फिर सेनेटर आजम सवाती के साथ हुआ, बहुत से लोगों के साथ हुआ, साबिर शाकिर बाहर हैं, ये सारी सिचुएशन आपने देखी, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होना, शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनका कत्ल हो जाना। तो ये जितनी भी चीजें हुई हैं, अगर इनके सीरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें तो इसके कहीं पर भी वो नतायज और रिजल्ट हासिल नहीं हो सके। अगर ये ख्याल था कि एक सबमिसिवनेस मिल जाएगी, अगर लोग डर के घबरा के पीछे हट जाएंगे, पूरा माशरा जो है सहम जाएगा, तो वो नहीं हो सका। तो ये जो रेन ऑफ टेरर है और जो ये एक फियर की पूरी एटमॉस्फेयर खड़ी की गई है, इसने वो रिजल्ट्स दिए तो नहीं है, उसके बावजूद बार बार इसी टूल को इस्तेमाल किया जा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक है इसकी, कहाँ से करने वालों को ये लग रहा है कि इसके रिजल्ट्स खातर खा निकलेंगे, इसके कोई बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। अगर इसके कोई बेहतर रिजल्ट्स निकल सके होते तो फिर अब तक तो गुज़िश्ता 8 महीने में निकल आने चाहिए थे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि मैं अभी आपको इसी की कंटिन्यूएशन में, कि ये किस तरह से सारी चीज़ जो है ये बेकार हुई है, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, और मैं आपको एक वीडियो जो है वो दिखाता भी हूँ और सुनाता भी हूँ, जो डॉक्टर शहबाज गिल की है, जिनके बारे में मुझे एक बहुत ही अक्लमंद शख्स ने ये कहा कि देखा, डॉक्टर शहबाज गिल के कसबल निकल गए हैं, वो सीधा हो गया है, वो डर गया है, वो बात नहीं करता। और ये सेनेटर आजम सवाती साहब के दोबारा अरेस्ट होने से सिर्फ एक दिन पहले की है, मेरा ख्याल है ये भी पिंडी की है, 26 तारीख की है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको चूंकि लेट मी ब्रिंग इट हेयर, मुझे इसकी आवाज, माइक्रोफोन अलग कर दिया बिकॉज मैंने ये नोट किया है। सबसे पहले तो सलमान साहब आपने कुछ नारे लगाए, उम्मीद मैंने अपना एक्सटर्नल माइक्रोफोन स्टेज पे रख किया, आई होप कि ये आवाज़ आप तक ठीक आएगी। उसकी वजह ये है कि कई दफ़ा मैंने नोट किया है कि एक्सटर्नल माइक्रोफोन को अगर आपने लगाया हुआ होता है तो ये आवाज़ फिर कैप्चर नहीं हो पाती। लेट मी नाउ रन दिस फॉर यू फ्रॉम हेयर। सबसे पहले तो सलमान साहब आपने कुछ नारे लगाए, उम्मीद करता हूं आपको नंगा नहीं किया जाएगा। अगर करने की ख्वाहिश है तो आपसे गुजारिश है, सलमान साहब नंगे अच्छे नहीं लगेंगे। अली नवाज अवान जरा बेहतर जसामत रखते हैं, हमारी तरफ से वो पेश खिदमत है, आप उन्हें नंगा। अब इसमें एक चीज नोट कीजिए कि ये जीएनएन टेलीविजन के ऊपर दिखाया जा रहा है, ये एक भरे पंडाल और मजमे में हो रहा है, जहां हजारों, काउंटलेस थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं मौजूद हैं। और किस तरह से वो पैराडाइम ऑफ फियर जिसे एस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश करना चाह रही है, वो किस तरह से उस पैराडाइम ऑफ फियर जो है उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, वो रिडिक्यूल हो रहा है, वो अब एक जुगतबाजी में कन्वर्ट हो गया है। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का मी टू मोमेंट है,
जिस तरह से अमेरिका की औरतों ने हाथ उठा दिया और उन्होंने कहा कि गंदा वो है, जलील वो हो रहा है, मुजरिम वो है जिसने हैरेसमेंट की है, जो लड़की या औरत हैरेस हुई है, जिसको डराया गया, इंटिमिडेट किया गया, उसकी उसकी इंटिमिडेशन की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में लोग खुल्लम खुल के कह दें कि जिसकी वीडियो बनाई गई है, जिसकी पोर्न बनाई गई है, वो मुजरिम नहीं है, मुजरिम वो हैं जिन्होंने पोर्नोग्राफी बनाई, जिन्होंने कैमरे सेटअप किए, जिन्होंने वीडियोस बनाई, जिन्होंने तशद्दुद किया, जो उन वीडियोस को इस्तेमाल करते हैं, डिसमिनेट करते हैं। और अब तक सही है या गलत है, ये कितना गंदा एक तासुर बैठ चुका है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी गंदी वीडियोस बनाती है, कैमरे नस्ब करती है, गंदे काम करती है, उन वीडियोस को डिसेमिनेट करती है। और किसी भी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इज्जत और साख में जितनी कमी गुज़श्ता 8 माह में आई है पाकिस्तान में, खुदा की पनाह है। इतना बड़ा जुल्म किया गया है इस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। और ये सारा का सारा बदकिस्मती से आर्मी चीफ ने अपनी जाती जो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर मसले मसाइल थे, वो उसकी वजह से किया है। और उनकी एक अजीब और गरीब किस्म की, मुझे समझ आता है कि फैशिस्ट पर्सनैलिटी थी, जिसको मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। सिर्फ एक टुकड़ा मैं आपको दिखा दूं, आगे सुने क्या बात आ रही है। सकते हैं क्योंकि शौक तो आपने पूरा करना है। शहर सलामत है, आपका शौक सलामत रहे। दूसरा पूछना था, आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे या आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकालना है, कोई न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना है, हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है उसे। तो मुझे नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख के फिल्माया गया। देखिए, I'll stop sharing over here. मेरा बेसिक पॉइंट ये है, जिसको समझ आ सके, जो ना समझ सके वो तो फिर मैं कुछ उसका नहीं कर सकता। लेकिन एनी सेंसिबल एंड सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग एंड पर्सन एंड ऑफिसर, एनी इंटेलिजेंट मैन जो अपने आप को अक्लमंद और दानिशमंद समझते हैं, ये हाई पॉइंट है कि उनको समझना चाहिए कि जो पैराडाइम ऑफ फियर है, जो पुलिस वाले कह रहे हैं, जो मुझे पुलिस वालों ने कहा, जो मुझे एफआई वालों ने कहा कि हमारे भाई लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जो पैराडाइम ऑफ फियर है पाकिस्तान के अंदर, जो अथॉरिटीज का होता है, वो सीरियसली चैलेंज हो गया है, वो अंडरमाइन हो रहा है। ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, जो मैं कभी ना दिखाता, इसकी लैंग्वेज इतनी काबिल एहतराज है कि मैं ना दिखाता, लेकिन आप इस लैंग्वेज को सुने और आपको, और ये भरे मजमे के अंदर ये लैंग्वेज जो है ये इस्तेमाल हो रही है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जिन टूल्स को इस्तेमाल करना किया गया, जिनको समझा गया कि ह्यूमिलिएट करके, डरा के, धमका के, नंगी वीडियोस बना के, नंगा करके, बरना करके हम लोगों को हमेशा के लिए खौफजदा कर देंगे, उनको डरा देंगे, वही चीज जो है वो उल्टी पड़ गई है। अब ये जो कुछ जुमले आपने सुने हैं, इसमें गंदा कौन हो रहा है? अब इसमें गंदा ये लोग नहीं हो रहे। इसीलिए मैंने कहा है कि V2 मोमेंट है, मी टू मोमेंट है पाकिस्तान का। अब गंदी यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हो रही है, गंदी यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी हो रही है। अब कोई बचा नहीं पाकिस्तान में एडल्ट जिसको ये ना पता हो कि इल्जाम किसका है, ये किसके बारे में वो कह रहे थे कि जब आपने कहा है कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, तो अपनी शलवारें जो हैं हम नीचे कर लें, या शलवारें अपनी ऊपर कर लें, या नीचे ही रखें। ये एक लेवल पे चली गई है सूरत हाल पाकिस्तान की। इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि लोग अक्सर पाकिस्तान में हर किस्म की टर्म का बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस, जो फैशिज्म की टर्म है वो इस्तेमाल कर दी जाती है। बहुत से लिबरल्स हैं, मैंने देखा, वो अपने लिखते हैं आर्टिकल्स के अंदर, ट्वीट्स करते हैं, कहा जाता है। अमेरिका में भी ऐसे पाकिस्तानी ओरिजिन के लिबरल्स हैं जिन्होंने अमेरिकन को ये बहुत ज्यादा बावर करवाया, अभी भी करवाते हैं, बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान जो है वो एक फैशिस्ट कैरेक्टर था, उसमें फैशिस्ट टेंडेंसीज थी। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी आज डालना चाहता हूँ कि जिस तरह से हर टर्म को गलत इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि उस टर्म की जो हिस्ट्री है, उसकी साइंस है, वो कहाँ से आ रही है, उसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया, उसको ठीक से पढ़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है। ये जो फैशिज्म की टर्म है, ये 1930 के इटली से आ रही है, जब बेनिटो मुसोलिनी इटली का डिक्टेटर बना और उसने वहां पर अपनी एक तहरीक और एक सियासी जमात बनाई, जिसको उसने फैशिस्ट पार्टी का, फाशे फाशे, ये एक बंडल होता है जिसको, इसका कॉम्प्लेक्स पद, जो एक बंडल होता है, उसको इटालियन लैंग्वेज में फाशी। तो ये वहां से ये टर्म खुद उन्होंने इस्तेमाल की। इससे पहले फैशिस्ट टर्म या फैशिज्म की जो टर्म है वो नहीं एग्जिस्ट करती थी, वो मौजूद नहीं थी। उसको उन्होंने खुद नाम दिया। ये कोई इंग्लिश की टर्म नहीं है जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसका कोई मीनिंग है।
और चूंकि उस पार्टी का जो कैरेक्टर था, उनका जो बिहेवियर था, जब वो हुकूमत में आ गए, उन्होंने एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाई, वो खुद भी यूनिफॉर्म पहनते थे और वो एक मिलिटेरिस्ट किस्म की गवर्नमेंट थी, जिसमें वो अपने स्टॉर्म ट्रूपर्स को या ब्लैक शर्ट्स को, जो उनके एक पैरामिलिट्री, उनकी एक मिलिशिया थी, फोर्स थी, उसको इस्तेमाल करते थे कि जो भी उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से डिसएग्री करता था, क्रिटिसिज्म करता था, पोस्टर लगाता था, तकरीर करता था, बोलता था, उसको मारा जाता था, उसको जदोकूब किया जाता था, सड़कों पे घसीटा जाता था, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते थे, बाल सूरत हाल में उसको मार डाला जाता था, उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दी जाती थी। दैट वॉज फैशिज्म। वहां से लफ्ज फैशिज्म इंग्लिश लिटरेचर में और दुनिया की पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर में आया, और वहां से घूमता फिरता उर्दू में भी आ गया। अब उर्दू में चूंकि एक्चुअल हिस्ट्री से लोग वाकिफ अक्सर नहीं है, और उसको अपने कॉलम्स के अंदर, उर्दू के कॉलम्स में, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में यूज करते हैं, इसलिए लोग फैशिज्म की मुख्तलिफ किस्म के मतलब निकालते हैं। कभी समझते हैं कि फैशिज्म तंग नजरी का नाम है, कभी समझते हैं फैशिज्म किसी इंतहा पसंदी का नाम है। फैशिज्म एक खास, खालिस्तान स्पेसिफिक पॉलिटिकल टर्म है, जो मैंने आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की उसकी कोशिश की। अगर इस टर्म के असल मीनिंग को अपने सामने रखें, तो फिर आप ये सवाल रेज करें कि इमरान खान की जो हुकूमत शुरू हुई पाकिस्तान में अगस्त 2018 से, और जो चली 9 अप्रैल 2022 तक, क्या उसमें उसके मुखालिफिन के खिलाफ, यानी इमरान खान क्या कोई ऐसा मुखालिफ था? यस, एक दफा इमरान खान ने हाफ सेमी फैशिस्ट हरकत की, जब मोहसिन बेग, जो न्यूज ऑनलाइन के मीडिया प्रोप्राइटर थे, उनके घर में FIA को भेजा गया। वहां तहस पटहस हो गई, जो मकसद नहीं था। मोहसिन बेग साहब ने भी खैर कसर कोई छोड़ी नहीं, जब उन्होंने FIA को वाले बंदे को गर्दन से पकड़ लिया, हवाई फायरिंग शुरू कर दी, FIA के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी उसकी टीम पे, तो वहां सूरत हाल बहुत खराब हो गई। लेकिन FIA की टीम को जो इमरान खान साहब ने भेजा मोहसिन बेग के घर में, ये एक तरह का फैशिस्ट एक्ट था। लेकिन उस एक सिंगुलर एक्ट को निकाल दें, तो कितनी दफा ऐसा हुआ किसी एडिटर के साथ, किसी रिपोर्टर के साथ, किसी पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ, जिसको इस वजह से टारगेट किया हो कि उसने इमरान खान के खिलाफ बात की थी, इमरान खान के खिलाफ ट्वीट किया था, इमरान खान के खिलाफ कोई कॉलम लिखा था, इमरान खान के खिलाफ कोई प्रोग्राम किया था, ये पॉलिटिकल लीडर ने किसी प्रोग्राम में कुछ कहा था। आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ये तमाम लोग जो इमरान खान पे तरह तरह के इल्जाम देते हैं, ये भी इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उस वक्त भी जो फैशिज्म करने वाले लोग थे, उनका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको इमरान खान का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। देखिए, दो इश्यूज इस वक्त मेरे सामने थे। एक इशू का तो मैंने जिक्र कर दिया कि आजम सबाती साहब के अरेस्ट की जो ब्रॉडर वजूहात हैं वो क्या हैं, और कैसे इस वक्त कोशिश ये है कि उनका एक बार फिर ऐसा उनको केसेस में फंसाया जाए, इतना उनको जिच किया जाए कि जब वो वहां से निकलें तो वो खुद एक तरह से कहें, माफी मांगें और टोन डाउन हो जाएं, और इस किस्म की वो जो पहले वो चैलेंज कर रहे हैं वो चैलेंज ना करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कमर जावेद बाजवा साहब के ईमा पे हो रहा है जो 29 को जा रहे हैं, या नए आने वाले चीफ की भी आशीर्वाद इस पूरी टीम को हासिल है? क्योंकि अगर नए आने वाले चीफ की आशीर्वाद हासिल है, फिर तो मामला जो है बड़े टेढ़े हैं, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है उसका आगे का जो सारा सफर है वो भी खासा मुश्किल हमें नजर आता है। लेकिन अभी हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता। सो हम एक, जिसे कहते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ डाउट और बाय रीजन ऑफ डाउट या बेनिफिट ऑफ डाउट, जो है हम आने वाले चीफ को दे सकते हैं कि ये हो सकता है कि जो कुछ अभी हो रहा है ये कमर जावेद बाजवा साहब की इंसिस्टेंस पे हो रहा है, और आने वाली जो नई इस्टेब्लिशमेंट होगी, बिकॉज नए चीफ जब बैठेंगे 29 के बाद, तो फिर एक्सपेक्टेड यही है कि वो अपनी एक टीम बिल्डअप करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग्स करेंगे, रिप्लेसमेंट्स करेंगे, लोगों को आगे पीछे करेंगे, और एक नई टीम बिल्डअप करेंगे, और वहां से ये पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। इसके साथ वो दूसरी डेवलपमेंट जो है वो नथी है, और वो डेवलपमेंट वो है जहां जब इमरान खान साहब ने कहा कि असेंबलीज जो हैं हम तोड़ेंगे, ये असेंबली से विड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैंने तो फौरी तौर पे अपना ट्रैवल एजेंट से बात की कि मैं अपना चेक करूं कि टिकट की डेट क्या डलवाई जा सकती है, क्योंकि मुझे तो कम से कम उस वक्त लगा, कम से कम अगले चंद घंटों तक, कि इसका मतलब है कि हम बहुत जल्दी एक जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, उसकी डेट आ सकती है 3 महीने में, 4 महीने में हम इलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई वॉज वेरी होपफुल। लेकिन उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें आप ये देखिए कि PDM की जमातों के दो किस्म के रद्द अमल हमारे सामने आए हैं, और इन रद्द अमल को डॉन अखबार जो है उसने बड़ी अच्छी तरह से एको किया है। रद्द अमल क्या है? PDM के लीडरों का एक तरफ से ये कहना है कि इमरान खान सीरियस नहीं है, और इमरान खान सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं, और इमरान खान कभी भी असेंबलीज नहीं तोड़ेंगे।
एक तो ये, दूसरा है कि हम तोड़ने भी नहीं देंगे। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम तो किसी सूरत नहीं तोड़ने देंगे, हम नो कॉन्फिडेंस मूव्स लेकर आएंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर। और इस वक्त पंजाब के अंदर जो सेशन मसलसल पीटीआई चला रही है असेंबली का, ये तो खौमखाई चला रही है। और हम जो है कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम नहीं ला सकते। और इसी किस्म का एनालिसिस जो है वो डॉन अखबार ने इस हवाले से एक दो पीसेज उन्होंने लिखे हैं, उसमें उन्होंने यही एनालिसिस जो है वो ऑफर किया है। मैं वैसे बाय द वे वेट कर रहा था कि शायद आजम सवाती साहब की जो दूसरी दफ़ा गिरफ्तारी हुई है, ये इतनी बड़ी एक एट्रॉसिटी है कि शायद डॉन अखबार जो है हमें मायूस करते हुए, डिसअपॉइंट करते हुए, सरप्राइज करते हुए शायद इसके ऊपर एक इदारिया लिख दे। लेकिन डॉन अखबार ने इसके ऊपर इदारिया जो है वो नहीं लिखा, विच क्वाइट टू से समथिंग अबाउट अ लिबरल पेपर। बहरहाल डॉन ने एक एनालिसिस पब्लिश किया है जिसमें बहुत से लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली है। ये सारे के सारे इमरान खान के तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। इनमें से एक भी ऐसा, और हमेशा इन्हीं की ओपिनियन डॉन वाले लेते हैं, जिस किसी ने भी वो प्रिपेयर किया है वो चंद लोग हैं, यूजुअल सस्पेक्ट्स। और उन सब ने कहा है कि इमरान खान कैन नॉट बी सीरियस, बिकॉज इमरान खान अगर सीरियस होते तो फिर वो तोड़ने की बात ना करते, वो ये ना कहते कि मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ सुलह मशवरा करूंगा, उनको कंसल्ट करूंगा। ये तो इमरान खान जो है अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के साथ और नए आने वाले जो चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके साथ इमरान खान साहब नेगोशिएट कर रहे हैं, अपने आप को लेवरेज कर रहे हैं, उनको एक ऑफर कर रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद पे मार्च नहीं करता, लेकिन आप मेरे से डील करें और मुझे अर्ली इलेक्शन की डेट दिलाएं। और उनको एक तरह से उनके सामने एक स्पेक्टर जो है वो खड़ा कर रहे हैं। ये डॉन ने एनालिसिस भी दिया और इसी किस्म की बातें पीडीएम के बाकी लोग भी कर रहे हैं और साथ ये बात भी कर रहे हैं कि हम तो ले आएंगे रेजोल्यूशन। तो मैंने फिर एक बड़े सोबर जो एक्सपर्ट हैं पीटी हैं, तो वो पीटीआई के सपोर्टर हैं लेकिन बहुत ही समझदार शख्स हैं, बहुत उनका तजर्बा है पाकिस्तानी सियासत का। उनसे मैंने जो है मैंने पूछा कि आपका क्या ख्याल है। पहले तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं बाहर बहुत दूर से ट्रेवल करके आया, किसी दूसरे मुल्क में वो थे, और वहां से वो ट्रेवल करके सिर्फ 26 का जो जलसा था इमरान खान का उसको अटेंड करने के लिए रावलपिंडी पहुंचे। और वो कभी पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी, बड़ी उम्र है उनकी, उन्होंने कहा मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 1970s के जलसे भी सारे अटेंड किए, 1970 के भी, 77 के भी। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो होम कमिंग थी 1986 की लाहौर के अंदर, जो बहुत बड़ा उनका एक जलसा था माल रोड के ऊपर, उसको भी मैंने अटेंड किया। मैंने सारे वो जलसे देखे। लेकिन जिस किस्म का साइज एंड इमोशन मैंने 26 तारीख को रावलपिंडी के अंदर देखा, जहां तहद्दे नजर इंसानों के सर ही सर थे, एंड द मेन एंड वुमेन वर पैक्ड लाइक लेमिंग्स, दिस इज व्हाट वाज एक्सप्रेशन वाज। ये एक्सप्रेशन है इंग्लिश का, वो लेमिंग्स की तरह, जिस तरह से लेमिंग्स जो है ना वो स्क्वीज हुए होते हैं एक पैकेट के अंदर, उस तरह से लोग पैक हुए हुए थे। उन्होंने कहा मैंने इस किस्म का इमोशन, सेंटिमेंट, जज्बा और इतना साइज जो है लोगों का नहीं देखा। और ये क्राउड फिफरा हुआ था कि हम इस्लामाबाद पे मार्च करना चाहते हैं। अगर इमरान खान हिंट करा देते, इशारा कर देते, तो ये इस्लामाबाद पे चढ़ होते। लेकिन वो गलत होता, बिकॉज वायलेंस होती और उसके सारा पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट होता, हुकूमत को ताकत के इस्तेमाल का मौका मिलता। और इमरान खान ने बड़ा वाइज किया कि अपने इस डेक्लेरेशन के जरिए कि हम असम्बलियां तोड़ेंगे, असम्बलियों से निकलेंगे, उन्होंने पीडीएम की जमातों के लिए एक डिफरेंट किस्म का क्राइसिस खड़ा कर दिया। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि जब ये सब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कंसल्टेशन की बात कर दी है पार्लियामेंट्री पार्टीज के साथ केपी में, पंजाब में, ये जहन में रखिए कि जैसे ही इमरान खान की बात सामने आई तो सबसे पहले मुनस इलाही का ट्वीट सामने आया कि हम तो पहले ही बोनस पे हैं और जैसे ही इमरान खान हमें कहेंगे हम सेकंड्स नहीं लगाएंगे, फौरी तौर पर हम पंजाब असेंबली तोड़ देंगे और ये हमारी कमिटमेंट है। और उसके बाद परवेज इलाही साहब ने, जो किसी वजह से रावलपिंडी नहीं पहुंच सके थे, लोग समझ रहे थे कि शायद ये दूरियां हैं कि रावलपिंडी नहीं पहुंचे, और अभी भी बहुत लोगों का ये कहना है कि परवेज इलाही जो है व्हेन इट फाइनली पुश कम्स टू शव, तो परवेज इलाही जो है वो कभी भी पंजाब की असेंबली जो है वो नहीं तोड़ेंगे और वो देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जहन में रखिए बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन परवेज इलाही ने एक वीडियो मैसेज के जरिए ये पैगाम दिया है कि इमरान खान जैसे ही मुझे फॉर्मली कहेंगे कि पंजाब की असेंबली तोड़नी है तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं असेंबली तोड़ दूंगा। अब जो लिटमस टेस्ट है अकॉर्डिंग टू द एडवाइस पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑफ द न्यूट्रलिटी ऑफ द न्यू चीफ एंड द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी होगी, वो ये है कि क्या वो पंजाब की असेंबली तोड़ने देंगे या पंजाब की असेंबली तोड़ने के प्रोसेस में रखना अंदाजी की जाएगी, उसको डिसॉल्व नहीं होने दिया जाएगा। बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की डिसोल्यूशन को तो रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। वहां पर तहरीक इंसाफ को इतनी अक्सरियत हासिल है कि अगर वहां नो कॉन्फिडेंस वोट लाया भी जाता है
तो वो बहुत आसानी से उसका मुकाबला कर लेंगे, सीएम अपने आप को बचा भी लेंगे, उसके बाद भी असेंबली तोड़ सकते हैं। तो ये देखने की बात है कि वहाँ लाने वाले नो कॉन्फिडेंस वोट लाएंगे भी कि नहीं लाएंगे, ये बात भी हमें अगले 2-3 दिन में पता चल जाएगी। लेकिन पंजाब में ये रखना अंदाजी की जा सकती है, ताहम एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि अगर ऐसा होगा तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं होगा। तो अगर पंजाब में पीटीआई को, इमरान खान को पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने से, डिसोल्यूशन से रोका गया, तो फिर इसका मतलब होगा कि सेक्टर कमांडर, सब सेक्टर कमांडर और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक्टिव हो गए हैं बिहाइंड द सीन्स, और उनके राब्ते हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने असर रसूख को। उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। पीडीएम की जमातें, गो के आसिफ अली जरदारी साहब को लाहौर भेजा गया है, उनको कहा गया है कि वो जोड़ तोड़ करें, वहाँ पे गवर्नर राज की कोशिश ये वगैरह वगैरह सब बातें भी चल रही हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल, रैशनल, रियलिस्टिक तरीका नहीं है पीडीएम के पास पंजाब में तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोकने के, मासवाए इसके कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक बार फिर पीडीएम की मदद करे। सो ये एक लिटमस टेस्ट होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि 29 नवंबर के अगले चंद दिनों के अंदर अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी कि जनरल आसिम मुनीर, द न्यू आर्मी चीफ जो है, वो क्या जनरल बाजवा की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, या ही इज अ मैन ऑफ हिज ओन माइंड और वो अपना एक डिसीजन कर रहे हैं। और वो जो सारी एक पॉलिटिक्स है जो जिसमें क्या पीडीएम से वो अपने आप को अलग कर सकेंगे, क्योंकि जनरल बाजवा तो आखिरी वक्त तक नहीं कर सके, क्योंकि जनरल बाजवा ने बार बार ये कहा कि वो न्यूट्रल है, लेकिन दैट वाज अ जोक, एंड आपको पता है कि दैट वाज टर्न इनटू जोक। तो ये वो लिटमस टेस्ट है जिसका चंद दिनों में हमारे सामने इस पूरी हकीकत का पता चल सकेगा। थैंक यू।